गुड आफ्टरनून एवरीवन। बिजनेस स्टडी में हमारा 5th चैप्टर कंटिन्यू है। ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन। इस चैप्टर में जब हम ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर करते हैं तो उसके लिए हमें बहुत सारे ऐसे लोगों की आवश्यकता होती है, ऐसे व्यक्तियों की होगी जो कि एक संगठन निर्माण करें और उस संगठन के द्वारा फिर मैनेजमेंट की प्रोसेस को पूर्ण करवाया जाता है। तो ऑर्गेनाइजेशन में हमने इंट्रोडक्टरी देखा था, कंसेप्ट एंड मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा था, इसके हमने डेफिनेशंस देखी थी और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के जो पॉइंट मैंने आपको बताए हैं वो अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। इम्पोर्टेंस और ऑब्जेक्टिव और एडवांटेजेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसके भी जो टोटल पॉइंट हमने देखे हैं उन्हें आपको करना है। देन प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पूरी प्रक्रिया जो ऑर्गेनाइजेशन की है उसे सीक्वेंस में एज इट इज करनी है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जो हमने फॉर्म्स देखे थे, इसके 2 फॉर्म थे जो कि हम देख चुके थे, एक फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल और स्ट्रक्चर और डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। इन दोनों को जब हमने देख लिया है तो अब इसके आगे जो थर्ड इसका फॉर्म है, जो लाइन ऑर्गेनाइजेशन है, वो हम देखेंगे। इसे देखने के पहले जो ये चारों फॉर्म्स हैं एक बार उसके नाम देख लेते हैं। सबसे पहला वाला जो था वो था ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का फर्स्ट फॉर्म, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में हमने ये देखा था कि इस जो पूरा बिजनेस की यूनिट होती है उसमें जितने भी हमारी एक्टिविटीज होगी उन सबको डिवाइड कर दिया जाता है। मुख्य इकाई को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो प्रत्येक जो डिपार्टमेंट होगा उनमें जो प्रैक्टिकली वर्क करने वाले स्पेशलाइजेशन वाले व्यक्ति हैं उन्हें कार्य सौंपा जाता है और जो बिजनेस की एक यूनिट होती है, जो प्रोडक्शन यूनिट है, उसकी मुख्य क्रियाओं को, जैसे कि परचेज डिपार्टमेंट है, मटेरियल है, मार्केटिंग है, फाइनेंस है, जो पर्सनल मैनेजमेंट है, इन सब में उन्हें बांट दिया जाता है। जो हर विभाग होता है उसके जो अधिकारी होते हैं वो उस विभाग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और विभाग में जो भी डिपार्टमेंट है उसमें बिजनेस के जो हमारा जितना भी स्ट्रक्चर है, जो हमारा बिजनेस का आकार है, जो नेचर है, उसके अनुसार ही हम हमारे यहाँ एम्प्लॉयज को भी रखते हैं या उनकी नियुक्ति की जाती है। जो फंक्शनल प्रमुख होते हैं उन्हें जो कार्य करने के लिए अधिकार भी दिए जाते हैं और जिससे कि वे अपने कर्मचारियों से पूरी तरह से अच्छे से कार्य करवा सके। तो जिस तरह से हमने यहाँ पे इसकी पोस्ट्स भी देखी थी, सारी पोस्ट यहाँ पे है। सबसे पहले फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में शेयर होल्डर्स होते हैं, उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, फिर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इसमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग, फाइनेंस और पर्सनल डिपार्टमेंट, ऐसे 4 विभाग किए गए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो डिपार्टमेंट होता है वो होता है मार्केटिंग का, जिसमें पैकिंग डिपार्टमेंट होगा, सेल्स होगा, एडवर्टाइजिंग होगा और मार्केट रिसर्च डिपार्टमेंट होगा। नेक्स्ट फॉर्म जो है वो डिविजनल स्ट्रक्चर है। डिविजनल मतलब विभागीय संगठन की संरचना। इसके अंतर्गत जो पूरा उपक्रम है उसको वस्तुओं के आधार पर हम अलग अलग डिवीजन में बांट देते हैं। जो हर डिवीजन से संबंधित है, जैसे परचेस है, क्रय है, एडवर्टाइजमेंट है, इन सब के जो विभाग के मैनेजर होते हैं उनकी देखरेख में ही उसके कार्य पूरे कंप्लीट किए जाते हैं। ये जो संरचना है इसके अंतर्गत जो टॉप लेवल के अधिकारी होते हैं या प्रबंधक होते हैं उन्हें विशेष अधिकार जो उनके डिपार्टमेंट या डिवीजन के मैनेजर से उनको हस्तांतरित करना पड़ते हैं। इससे जो विशेषज्ञों की सेवाएं होती है वो उपक्रम को प्राप्त हो जाती है। मतलब वे स्पेशलाइजेशन जो किए हुए व्यक्ति हैं उनकी हेल्प ले सकते हैं और उनकी सेवाएं वो प्राप्त करते हैं। इस संगठन को
इस संगठन की संरचना को हम इस तरह से जो चार्ट समझाया गया है यहाँ उससे भी देख सकते हैं। इसमें भी सबसे पहले शेयर होल्डर्स होते हैं, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। इसके बाद यहाँ पे दो डिवाइड कर दिए हैं दो पार्ट में, एक इंजन डिवीजन और बॉडी डिवीजन। तो दोनों ही ये मुख्य भाग होते हैं। अब जो इंजन डिवीजन है उसमें प्रोडक्शन के डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस और पर्सनल डिपार्टमेंट है। और बॉडी डिवीजन में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग और फाइनेंस और पर्सनल डिपार्टमेंट। मतलब दोनों ही जो इसके पार्ट्स हैं उन दोनों में ही डिपार्टमेंट सेम है और उनके कार्यों को पूरी तरह से करने का उत्तरदायित्व उनके अधिकारियों का या उनके मैनेजर्स का होता है, जो कि डिपार्टमेंट्स के हेड होंगे। नेक्स्ट जो थर्ड वाला हमारा फॉर्म था ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का, वो था लाइन ऑर्गेनाइजेशन। लाइन ऑर्गेनाइजेशन मतलब रेखा संगठन। रेखा संगठन के अंतर्गत जो भी हम यहाँ पे फॉर्म्स देख रहे हैं उन सभी फॉर्म्स को हम अपने बिजनेस में किस तरह से यूज करें इस पे डिपेंड करता है। जितने भी हमने यहाँ पे फॉर्म देखे हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंस जो है वो इम्पोर्टेंस सबसे क्रियात्मक या फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होता है, जो कि प्रैक्टिकली जहाँ पे प्रोडक्शन का वर्क किया जाता है, जहाँ मैनेजमेंट की प्रोसेस को पूर्ण करवाना होता है, वहाँ पे फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ही सबसे ज्यादा काम आता है, इसलिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वो है। ये जो लाइन ऑर्गेनाइजेशन होता है ये संगठन का सबसे प्राचीनतम मतलब ओल्डेस्ट प्रारूप या फॉर्म है। संगठन की इस पद्धति में एक मुख्य अधिकारी ही आदेश जारी करता है और उससे विभिन्न अधिकारियों से श्रमिकों तक वो ऑर्डर पहुंचता है। पहले इस जो सैन्य प्रशासन होता था उसमें सेना के सर्वोच्च अधिकारी से कोई आदेश निकलता है और विभिन्न अधिकारियों के माध्यम से अंतिम सैनिक तक पहुंचता था। तो यही जो फॉर्म होता है ये रेखा संगठन कहलाता है। इस फॉर्म में सिर्फ एक ही व्यक्ति के द्वारा जो आदेश दिया जाता है उसे सभी को मानना होता है। तो इसलिए यह जो संगठन होता है यह सिर्फ सेना के इसमें ही ज्यादा एप्लीकेबल होगा, क्योंकि अगर बिजनेस की यूनिट में सिर्फ एक ही अधिकारी के ऊपर डिपेंडेंसी होती है तो वो बिजनेस में बहुत कुछ हानिकारक होती है, या उससे एक ही व्यक्ति को सिर्फ ये पूरे पावर होते हैं कि वो अपने अनुसार कार्य करवा ले। इसलिए लाइन ऑर्गेनाइजेशन जो है रेखा संगठन ये ज्यादातर बिजनेस के इसमें या जहाँ पे हम सब ग्रुप एक्टिविटी करते हैं वहां पे लागू नहीं किया जाता। लाइन ऑर्गेनाइजेशन के और भी कई नाम हैं, जैसे इसे डिपार्टमेंटल विभागीय संगठन भी कहा जा सकता है, श्रृंखला स्केलर ऑर्गेनाइजेशन और सैनिक संगठन भी कह सकते हैं, और इंग्लिश में इसका नाम लाइन ऑर्गेनाइजेशन है। लाइन ऑर्गेनाइजेशन के फीचर्स भी दिए हुए हैं यहाँ पर। लाइन ऑर्गेनाइजेशन रेखा संगठन के जो विशेषताएं हैं उसमें यह है कि उसमें इजीली हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, सरलता से हम उसे क्रियान्वित कर सकते हैं। इससे जो वर्क डिवीजन होता है वो स्वतंत्र विभागों में भी किया जा सकता है, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट में जब हम वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं तो वो कार्य इजीली हो जाता है। थर्ड पॉइंट इसका है, इसमें जो भी हमें ऑर्डर्स मिलते हैं वो ऑर्डर पास होते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की ओर सारे ऑर्डर्स भेजे जाते हैं। और फिर फोर्थ नंबर पर प्रत्येक कर्मचारी जो होता है उसका संबंध अपने ही अधीनस्थ से होता है, जो उसका इमीडिएट बॉस होता है उससे ही उसके संबंध अच्छे रहते हैं। एक अधिकारी के नियंत्रण में सीमित कर्मचारी ही कार्य कर सकते हैं। फिर लिमिटेड उनके एम्प्लॉयज जो होते हैं वही उनमें वर्क करते हैं। एक कर्मचारी को एक पदाधिकार से ही आदेश मिल सकता है और उसके प्रति ही वो उसकी अपनी पूरी जवाबदेहिता देता है या उत्तरदायित्व उसका रहता है कि उसकी बात को ही सुने। फिर है सुटेबिलिटी ऑफ लाइन ऑर्गेनाइजेशन। रेखा संगठन की को हम कहाँ पर
यूज कर सकते हैं। तो इसमें जो उनके जो भी इंटरप्राइजेस है जहाँ पे प्रोडक्शन का वर्क चलता है, वहाँ जहाँ पे संख्या कम होती है, जहाँ पे एम्प्लॉयज कम होते हैं, वहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं। और ऐसे इंडस्ट्री जहाँ पे की उत्पादन की प्रोडक्शन की कंटिन्यूएशन में प्रोसेस चलती है। फिर जहाँ पर जिस उपक्रम में पैमाना छोटा होता है और this is an improvement over the line organization and the functional organization. It tries to maintain a balance between too much concentration of control of line system and too much division of function under functional organization. Under this form of organization, line authority does not exist independently, but a body of expert is employed to assist the line official. These experts advise, support, and help the line managers in the performance of their duties. These experts can be like legal advisor, quality controller, research engineers, etc. In this organization, work is done by the managers and staff managers guide them. जो ये ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म होता है, इसमें जो रेखा संगठन और कर्मचारी संगठन दोनों का ही मिश्रित रूप माना गया है। रेखा संगठन और कार्यात्मक फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है, उनके दोनों के लाभों को लेकर के और उनकी जो कमियां हैं उन्हें दूर करके इसको डेवलप किया गया है। इस उपक्रम की जो मेथड है, इसमें विभिन्न जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें आपस में ऐसा कोऑर्डिनेशन बनाया गया है जिससे कि उपक्रम को इसका लाभ प्राप्त हो सके, दोनों ही फॉर्म का। तो इस पद्धति के अंतर्गत विभिन्न जो विभाग है उनके प्रमुखों के साथ में जो टेक्निकली स्पेशलाइजेशन किए हुए व्यक्ति हैं उन्हें भी रखा जाता है। ये जो विशेषज्ञ हैं उनको विभागीय प्रमुख को निर्णय लेते समय परामर्श देने का अधिकार होता है और उसमें ऐसा कोई प्रशासनिक अधिकार नहीं होता कि उनकी बात को उपक्रम में माना ही जाए या पूरी तरह से उस पे ही कार्य किया जाए, लेकिन उन्हें अधिकार यह होता है कि वे अपना परामर्श दे सकें। और इस पद्धति में जो रेखा अधिकारी होते हैं वो कार्य करते हैं और जो स्टाफ अधिकारी होते हैं वो सोचने और एडवाइस देने का कार्य करते हैं। तो इस तरह से ये रेखा संगठन और कर्मचारी संगठन दोनों का जो मिला जुला रूप है, मिश्रित रूप है, ये बिजनेस के लिए या उपक्रम के लिए काफी लाभदायक साबित हो सकता है। इसमें जो पोस्ट होती है वो मुख्य, सबसे पहले तो जनरल मैनेजर मतलब मुख्य प्रबंधक होगा और उसमें फिर दो पार्ट इसमें दिखाए गए हैं, एक पब्लिक रिलेशन ऑफिसर और असिस्टेंट टू जनरल मैनेजर। ये जो दोनों पार्ट दिखाए गए हैं ये दोनों ही पार्ट स्टाफ अथॉरिटी के होते हैं, क्योंकि यहाँ पे नीचे एक लाइन के द्वारा समझाया गया है। जो स्ट्रेट लाइन है वो लाइन अथॉरिटी की है और जो ये डॉट्स वाली लाइन है वो है स्टाफ अथॉरिटी की, मतलब कर्मचारी संगठन की। इसके बाद ये जो जनरल मैनेजर हैं इनसे सीधे तीन पार्ट समझाए गए हैं, मतलब इनके अंडर में तीन मैनेजर कार्य करेंगे, एक वर्क्स मैनेजर, दूसरे फाइनेंस मैनेजर और तीसरे मार्केटिंग मैनेजर। ये तीनों ही मैनेजर की पूरी जवाबदारी होती है कि पूरे बिजनेस को हैंडल करना और उससे संबंधित जितने भी बातें हैं वो सब जनरल मैनेजर तक सारी इंफॉर्मेशंस को पहुंचाए। अब इंडिविजुअली एक एक हम मैनेजर की वर्क देखेंगे। फर्स्ट जो है वर्क्स मैनेजर, जिसमें कि क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर होगा और ये जो मैनेजर है ये स्टाफ अथॉरिटी का होगा।
इसके जो दो पार्ट हैं, प्लांट 1, प्लांट 2, मतलब जहां पे प्रोडक्शन का वर्क चल रहा है वहां पे क्वालिटी कंट्रोल को मेंटेन करने का काम वर्क मैनेजर का होगा। वो चाहे कितने भी प्लांट्स हो, प्लांट फर्स्ट हो, प्लांट सेकंड हो, थर्ड हो, उन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक वर्क्स मैनेजर की होगी। इसका जो दूसरा पार्ट है वो है फाइनेंस मैनेजर। फाइनेंस मैनेजर में जो फाइनेंस एडवाइजर है और दूसरे होते हैं लीगल कंसल्टेंट, जो कि हमें कानूनी रूप से राय देते हैं कि हमें क्या क्या लीगल रूप से कार्य करना है और कौन से कार्य हमें नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से ये फाइनेंस एडवाइजर और लीगल कंसल्टेंट दोनों ही फाइनेंस मैनेजर की हेल्प करते हैं। इसमें जो असिस्टेंट रखा जाता है वो असिस्टेंट फाइनेंस मैनेजर कहलाता है। तो सबसे जो लोवेस्ट पोस्ट होगी इस वाले फॉर्म की, इसमें असिस्टेंट फाइनेंस मैनेजर की होगी, जिसकी परामर्श को या जिसकी राय को वो फाइनेंस मैनेजर माने या फिर उसे सुनने का अधिकार रखे। फाइनेंस मैनेजर को 3 लोग एडवाइस दे सकते हैं, एक फाइनेंस एडवाइजर, दूसरा लीगल कंसल्टेंट और तीसरे असिस्टेंट फाइनेंस मैनेजर। इन तीनों ही के परामर्श को मानने का कार्य फाइनेंस मैनेजर के द्वारा किया जाता है। फाइनली जो भी डिसीजन होता है वो फाइनेंस मैनेजर स्वयं अपने विवेक के आधार पर लेता है। तीसरी पोस्ट जो होगी ये मार्केटिंग मैनेजर। मार्केटिंग मैनेजर के जो 2 क्रियात्मक संगठन वाले या स्टाफ अथॉरिटी होगी वो होगी एडवर्टाइजमेंट कंसल्टेंट और दूसरे है मार्केट रिसर्च एक्सपर्ट्स। ये दोनों ही जो पोस्ट होती है ये विशेषज्ञों की पोस्ट मानी जाती है और इनकी एडवाइस को या इनके परामर्श को मानने का काम मार्केटिंग मैनेजर का होता है। इनके भी एक अंडर में रखे जाते हैं या सबऑर्डिनेट के रूप में असिस्टेंट मार्केटिंग मैनेजर्स की नियुक्ति होती है, जो कि मार्केटिंग मैनेजर की हेल्प करते हैं। तो इस तरह से ये जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है जिसे लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, ये पूरी तरह से क्रियात्मक रह करके और अपने बिजनेस में मैनेजमेंट को हेल्प करता है और मैनेजमेंट की प्रोसेस को सक्सेसफुल बनाने का प्रयास करता है। तो इसके बाद में अब हमने जो इसका डिफरेंस देखना है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन एंड लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। जो रेखा संगठन है और रेखा और कर्मचारी संगठन, लाइन ऑर्गेनाइजेशन एंड लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस का है रिसीविंग ऑफ ऑर्डर, मतलब आदेशों की प्राप्ति। फर्स्ट, लाइन ऑर्गेनाइजेशन। इन दिस ऑर्गेनाइजेशन द स्टाफ रिसीव्स एनी ऑर्डर from his authority, and line and staff organization, in it the staff receives order from his authority and other advisor। जो हमें आदेश मिलते हैं उसमें रेखा संगठन में किसी भी कर्मचारी को केवल एक ही उच्च अधिकारी के द्वारा आदेश प्राप्त होता है और रेखा और कर्मचारी संगठन में इसके अधिकारी के साथ ही अन्य जो उनके इस विशेषज्ञ होते हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट्स होते हैं, उनसे भी आदेश प्राप्त होते हैं और उसे मानना न मानने का कार्य मैनेजर का होता है। नेक्स्ट पॉइंट, स्पेशलिस्ट। देयर इज नो नीड ऑफ स्पेशलिस्ट, मतलब रेखा संगठन या लाइन ऑर्गेनाइजेशन में कोई स्पेशलिस्ट की आवश्यकता नहीं है, लेकिन लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन in it the consultancy of advisor is compulsory। परामर्श या विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है सलाह लेने के लिए। थर्ड पॉइंट है determination of liabilities। the determination of liabilities is easy, मतलब जितने भी उत्तरदायित्व हैं उनका निर्धारण सरलता से कर सकते हैं।
एंड स्टाफ एंड लाइन ऑर्गेनाइजेशन में द डिटर्मिनेशन ऑफ लायबिलिटीज इन टर्फ, जो भी हम दायित्व के निर्धारण करते हैं उसमें बाधा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट पॉइंट, डिसीजन मेकिंग मतलब निर्णय लेना। इन इट ऑल डिसीजंस आर मेड बाय हायर अथॉरिटी, जो रेखा संगठन होता है उसमें टॉप लेवल के द्वारा ही सारी अथॉरिटी को, हायर अथॉरिटी को सारे डिसीजन लेने होते हैं। और लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में इन इट बिफोर डिसीजन मेकिंग द एडवाइस फॉर कंसल्टेंट इज नेसेसरी, उसमें जो कंसल्टेंट होते हैं उनकी जो एडवाइस कंपलसरी हो जाती है। प्रमोशन इन दिस ऑर्गेनाइजेशन द चांसेस ऑफ प्रमोशन इज लेस, जो पदोन्नति होती है उसमें जो रेखा संगठन में कर्मचारियों की पदोन्नति के अवसर कम माने जाते हैं। और स्टाफ एंड लाइन ऑर्गेनाइजेशन में इन इट द चांसेस ऑफ प्रमोशन इज कंपैरेटिवली मोर। कंपैरेटिवली मतलब जो तुलनात्मक अध्ययन करते हैं उसमें रेखा संगठन के कंपैरिजन में इसमें पदोन्नति के अवसर ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सुटेबिलिटी। सुटेबिलिटी मतलब जो उपयुक्त हो। दिस अप्रोच इज सुटेबल फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, जो रेखा संगठन है वो छोटे या स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में छोटे संगठन के लिए उपयुक्त होता है। और द अप्रोच इज सुटेबल फॉर लार्ज एंड मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन, जो रेखा और कर्मचारी संगठन है, स्टाफ एंड लाइन ऑर्गेनाइजेशन, ये बड़े और जो आधुनिक संगठन होते हैं उसके लिए एक उचित प्रणाली के रूप में माना जाता है। तो इस तरह से स्टाफ एंड लाइन ऑर्गेनाइजेशन हम अपने यहाँ यूज कर सकते हैं। हम अपने यहाँ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करें जिससे कि हमें अपने उपक्रम में लाभदायक सिद्ध हो और हमारी प्रोसेस भी इजीली कंटिन्यू रह पाए। तो इसके लिए हमें अपने चारों फॉर्म्स में से सिलेक्ट करना होता है कि हमारे उपक्रम में या हमारे बिजनेस में हम कौन से ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को अपनाएंगे। तो इसके बाद में ये जो चारों ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर देखे हैं, इसके बाद 2 फॉर्म्स और दिखते हैं जो कि फॉर्मल और इनफॉर्मल होंगे। फॉर्मल मतलब औपचारिक संगठन और इनफॉर्मल मतलब अनौपचारिक संगठन। ये दोनों ही संगठन बहुत महत्वपूर्ण है। संगठन के जो ये प्रारूप होते हैं, जो स्ट्रक्चर है, ये दोनों ही हम हमारे बिजनेस में अप्लाई कर सकते हैं। तो दोनों ही का एक हम डिटेल में देख लेते हैं कि फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है। द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन may be formed or formal or informal. This depends totally on the relations between the employees. If the relation between the employees can be easily defined or determined, then it will be called as an formal organization. While on the contrary, if there is no clear line of difference between the relation, then it will be called as informal organization. Both the types of organization can be further explained as. जो दोनों ही फॉर्म्स है उसे यहाँ पे हम समझेंगे। संगठन के जो दोनों ही फॉर्म हैं उनमें यह स्पष्ट होता है कि हम औपचारिक संगठन करें या फिर उसके विपरीत, यदि कर्मचारियों के मध्य संबंध अच्छे नहीं है, कोई स्पष्ट उनके संबंधों की मध्य जितने भी रिलेशन होते हैं उसमें अगर उनके क्लियर कुछ भी रेखा नहीं दिखाई देती है तो वह इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। तो हम इन दोनों ही फॉर्म्स को देख लेते हैं। फर्स्ट है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। Formal organization means the organization structure designed and established by management to achieve organizational goals. It is an official system of clearly defined activities and relationships which are intended to divide and integrates the activity of the organization. Formal organization
refers to the structure of well defined jobs and each having a definite authority and responsibility. According to Scott, a formal organization is a system of coordinated activities of a group of people working towards a common goal under authority and leadership. जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो हमारा औपचारिक संगठन है, औपचारिक संगठन में जो भी हमारे संगठन के कर्मचारी होंगे और जितने भी हमारे यहाँ के अधिकारी होंगे, उन सबके संबंधों को पहले से ही स्पष्ट कर दिया जाता है। पहले से उसमें आपस में उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है, कितने लोग वहाँ पे कार्य कर रहे हैं, वे सब एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, क्योंकि वैधानिक तरीके से और विवेकपूर्ण तरीके से यह एस्टैब्लिश किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन। इसमें प्रत्येक कर्मचारी को इस बात की नॉलेज होती है कि उनका अधिकारी कौन है और उनके अंडर में भी कौन व्यक्ति कार्य कर रहा है। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि यह संगठन जो विभिन्न कर्मचारियों के मध्य जो पारस्परिक संबंध हैं, आपस में उनके रिलेशंस हैं, उन सबको नियमों को और नीतियों के अनुसार ही पहले से डिसाइड कर लिया जाता है। तो इसलिए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरह से सोच समझकर किया जाने वाला या बनाया जाने वाला एक संगठन कहलाता है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, it defines clearly an authority and responsibility of every individual. It has written rules and procedures. It is deliberately created by the top management. It is based on specialization or division of labor. It focuses on jobs to be performed and not the individual who perform the job. It consists of a structure of jobs and पोजीशंस। जब इस संगठन में जितने भी संबंध हैं उनके सबकी स्पष्ट व्याख्या की जाती है। जितने भी संगठन के इस प्रारूप में नियम होते हैं उनकी और जितने भी प्रोसीजर्स होती है उस पर उनकी डिपेंडेंसी होती है कि वे कितना कार्य कर रहे हैं। यह संगठन पूरी तरह से उस समझकर विचार करके बनाया जाता है। इसमें व्यक्तिगत भावनाओं को महत्व नहीं दिया जाता। इस प्रकार जो संगठन की संरचना होती है वह उच्च या टॉप लेवल के मैनेजमेंट के द्वारा ही निर्धारित की जाती है। और यह जो ऑर्गेनाइजेशन होता है इसमें जो वर्क डिवीजन होता है उस पर डिपेंड करता है कि हमने कितना वर्क किसको दिया हुआ है। एडवांटेजेस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। In it, the determination of liabilities can easily be ascertained. It is stable, changes cannot be easily done. Responsibilities, duties and liabilities are certain. A formal organization has clear and well-defined structure. It is flexible also, as it is specified how members should behave, what method of work they should use and what their official relation are. Members are expected to use official lines of communication which are based upon authority responsibility relationship. जितने भी इसके लाभ हैं उसमें यह संगठन के उत्तरदायित्व का निर्धारण आसानी से हम कर सकते हैं। यह संगठन स्थिर होता है, इसमें हम अपनी इच्छा के अनुसार परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। जो औपचारिक संगठन होगा उसमें अधिकार, कर्तव्य और दायित्व सब निश्चित होते हैं। इसमें कार्यों का उचित और संतुलित डिस्ट्रीब्यूशन पहले से ही कर दिया जाता है। कार्यों पर जो सरलता से हम कंट्रोल कर सकते हैं वो इसमें किया जा सकता है। तो इस प्रकार के संगठन में कार्यों के दोहराव नहीं होते, मतलब बार बार एक ही कार्य नहीं हो सकता, क्योंकि पहले से डिसाइड कर लिया जाता है, इसलिए उसमें डुप्लीकेशन का अभाव होता है। इसमें असफलताओं के लिए व्यक्तिगत रूप से उसी व्यक्ति को ठहराया जाता है जिसने की उसमें कुछ कमी है या जिसने उसमें गलती की हुई है। तो इस तरह से फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पहले से ही पूरा निर्धारित किया जाने वाला एक फॉर्म या एक संगठन होता है।
Disadvantages of formal organization. It delayed the decisions. Relations become mechanized. It is established on top level, so not practicable. Lack in taking initiative and self decision. जो इसके दोष हैं, इसमें नियमों का जो पालन करने में देरी होती है उसकी संभावना रहती है, क्योंकि ये लेट हम इससे पूरी तरह से जब हम उसके अकॉर्डिंग ही कार्य करते हैं तो हमारे कार्यों में थोड़ी देरी भी हो सकती है। इसमें जो इनिशिएटिव लेते हैं और जो अपने विवेक का प्रयोग करना चाहते हैं उसका अभाव होता है। इसमें भावनाओं की भी अवहेलना की जाती है, क्योंकि पूरी तरह से इसमें जो पहले से डिसाइड होता है वही कार्य करना होता है। इस संगठन में जो टॉप लेवल के द्वारा जो निर्धारित कर दिया जाता है उसे ही मानना होता है। मतलब जो खुद का सेल्फ किसी तरह का कोई डिसीजन होता है उसको या उसका यहाँ पे कोई स्थान नहीं होता। तो ये था फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इस फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को कई संस्थाएं अपने यहाँ पे अपनाती है, क्योंकि इसके द्वारा हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, अनौपचारिक संगठन। People working together is an organization communicate with each other in the course of their work. Gradually, they developed friendly relation and form small social groups. The network of these social groups based on friendship is known as informal organization. In other words, informal organization is a psychological system relationship. This organization is formed informally between travelers, players and friends etc. जो अनौपचारिक संगठन होता है इसकी स्थापना जानबूझकर नहीं की जाती। इसमें जो इसकी स्थापना होती है वो आपस के संबंध, रुचि और एक जैसे हित के व्यक्ति या प्राकृतिक रूप से होती है। इस संगठन में लिखित नियम या किसी भी तरह का प्रोसीजर नहीं होता। इस प्रकार इस संगठन की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि जो मैत्रीपूर्ण सहयोग की भावना होती है उस और जिससे अनायास ही संबंध स्थापित हो जाए उनमें यह ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर हो जाता है। मतलब इनफॉर्मली तरीके से वे एकत्रित हो जाते हैं। तो इसमें जो जितने भी लोग होते हैं उनके पद, स्तर, इनको सबको अनदेखा किया जाता है और रुचि, आदत और विचारों को सबसे ज्यादा इसमें महत्व दिया जाता है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है इनफॉर्मल रिलेशनशिप इज एस्टेब्लिश्ड spontaneously. It is voluntary organization. The relation is based upon